देखिए यूपीएससी का एक बार समझा दें, फिर उसके बाद हम लोग महाभोज पढ़ाते हैं। पढ़ने का जो तरीका है, और मन में जो सवाल हो तो पूछिएगा ही। कितने अंक का है? 500 अंक। कितने पेपर हैं? 2 पेपर, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। को पता है, यानी 250 अंक, और ये भी 250 अंक। प्रथम पत्र के 2 भाग हैं। कौन सा? भाषा खंड, और दूसरा साहित्य का इतिहास। बिल्कुल सही, साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यही है। ये जो दूसरा हिस्सा है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी साहित्य के 2 बच्चे है ना, हिंदी लिटरेचर के 2 बच्चे हैं। कौन कौन? कविता और दूसरा गद्य। यही पढ़ते हैं हिंदी में, कविता और गद्य पढ़ते हैं। कविता का इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी आपको क्या पढ़ना है? कविता का इतिहास। और वो बता रहे हैं कविता का इतिहास, और इसमें क्या पढ़ना है? गद्य का इतिहास, गद्य का इतिहास। ठीक है। अभी आपने पूछा कि भाषा और साहित्य में, भाषा और दूसरा क्या है? साहित्य। भाषा और साहित्य में क्या अंतर है? ये भाषा खंड में पढ़ना है हमको, भाषा, और ये क्या पढ़ना है? साहित्य। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। नहीं, भाषा का मतलब है संप्रेषण, और ये कैसे बना है? भाष प्लस आ यहाँ सफिक्स है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। भाष का मतलब संवाद, बातचीत यानी अभिव्यक्ति, इसी को संप्रेषण कहते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे से जो बातचीत करता है उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और इस भाषा को यदि हम लिख दें, रिटेन फॉर्मेट में ले आए, तब इसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है। अब आपने पूछा था कि साहित्य और इतिहास में, साहित्य और भाषा में क्या अंतर है? तो भाषा का मतलब क्या हुआ? कि बातचीत, बोलचाल, लैंग्वेज है। ठीक है। और साहित्य का क्या मतलब है? साहित्य का मतलब है सहित, बोला जाता है इसको। हित मतलब भलाई, और स मतलब साथ, सहित इससे बना है। और दूसरा इसका मतलब है, एक तो भलाई का मतलब है, दूसरा इसका मतलब है कि संवेदना एवं शिल्प, ये भी समझाते हैं। संवेदना एवं शिल्प का कलात्मक प्रबंधन। तो आपसे कोई पूछे कि साहित्य होता क्या है, आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज लिटरेचर, तो आप क्या कहेंगे? कि संवेदना और शिल्प का जो आर्टिस्टिक मैनेजमेंट है उसी को साहित्य कहते हैं। नहीं, अब एक नया शब्द आ गया, संवेदना और शिल्प, तो इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं, तो अभी तक हमने क्या समझा? कि जो हम बातचीत करते हैं ये भाषा है। ठीक है। और साहित्य का मतलब क्या है? कि संवेदना और शिल्प का जो कलात्मक संयोजन है या प्रबंधन है, उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से साहित्य पर चर्चा करना है। तो साहित्य में 2 पार्ट, एक पार्ट क्या है? संवेदना, और दूसरा पार्ट क्या है? शिल्प। ये दोनों को समझ लेते हैं। और भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है अभिव्यक्ति पक्ष, बोलचाल का पक्ष। ठीक है। तो साहित्य में 2 घटक है, 2 पार्ट है, 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट का नाम क्या है? संवेदना, और दूसरे का नाम क्या है? शिल्प। संवेदना का ही दूसरा नाम है अनुभूति।
या कहिए विचार, विचार पक्ष, या इसी को कहते हैं भाव पक्ष। ये सब कई सारे नाम हैं, सबका मीनिंग है भाव पक्ष। इसमें होता क्या है, जैसे प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी। प्रेमचंद एक कहानीकार है, कथाकार है, कोई भी एक हो सकता, आप भी हो सकते हैं, है ना, आप भी हो सकते हैं। तो आपके मन में कोई विचार आया, जैसे इन्होंने लिखा बड़े घर की बेटी, या इन्होंने लिखा ईदगाह, नाम तो सुना ही है कहानी का। ईदगाह के माध्यम से वो कुछ कहना चाहते थे, तो उन्होंने ईदगाह की एक स्टोरी बनाई। नहीं, ये क्या बनाया, एक स्टोरी बनाई, जिसको आप क्या कहते हैं, कथानक। और कुछ उन्होंने समस्या बताई, कुछ घटना ले ली, कुछ कैरेक्टर ले लिए, पात्र ले लिए। जैसे हामिद एक कैरेक्टर ले लिया, कुछ घटनाएं ले ली, और कुछ अपना उद्देश्य बता दिया, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ये सारी बातें विचार, ये सारी बातें क्या कही गई, संवेदना। तो आपसे कोई कहे कि संवेदना का मतलब क्या हुआ, आपके मन में जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, उसी को क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। जैसे कबीर के मन में कुछ विचार था, तो उन्होंने कह दिया जी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। तो इसका जो मीनिंग है, जो भाव है, जो कंसेप्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। क्लियर हुआ। यानी संवेदना का मतलब है कि क्या कहा गया है, यानी किस प्रॉब्लम पर विचार किया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे अभी आपके मन में जो बात चल रही कि उस व्यक्ति को हमको कुछ कहना, तो ये क्या है, संवेदना है। संवेदना का मतलब क्या हुआ, जो हमने अनुभव किया, जो थॉट प्रोसेस है हमारा, जो विचार है, जो भाव है। अब आपके मन में तो चल रहा, अभी कहा नहीं आपने, कैसे कहा गया, कैसे कहा गया, यही शिल्प है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शिल्प। शिल्प ये वाला है, यानी कैसे कहा गया। जैसे आपके मन में विचार है कि सर जो है क्लास बहुत ठंड है, 10 बजे चलनी चाहिए, है ना। अब आप कह तो नहीं रहे, मन में चल रहा है। जब आप कहेंगे तो आपको चाहिए भाषा। कैसे कहेंगे, भाषा में बोलेंगे। नहीं, अब भाषा चाहे संकेतों में बोलें, चाहे वो लिख करके बोलें, चाहे वो हिंदी में बोलें या अंग्रेजी में बोलें, तो भाषा का मतलब क्या हुआ कि कैसे कहा गया है, यानी भाषा यही माध्यम है कहने का। ठीक है, तो शिल्प का पहला मुख्य घटक क्या है, भाषा। अभी आपका सवाल क्या था कि भाषा और साहित्य में क्या अंतर है, यानी साहित्य को अभिव्यक्ति देने का जो माध्यम है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा का। क्लियर हुआ। यानी हमारे अनुभव हैं कुछ, हमारे कुछ विचार हैं, हमारे कुछ थॉट प्रोसेस हैं। अब जैसे कि जब मन में विचार है कि ये सवाल पूछेंगे कैसे, भाषा। नहीं, बगैर भाषा के तो हम लोग गूंगे हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति कुछ भाषा में बोल ही नहीं रहा है। अब ये अलग बात है कि भाषा कई तरीके की हो सकती है, भाषा संकेत में भी हो सकती है। जैसे रेड लाइट पर ग्रीन आ जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, चलना शुरू करता है। रेड आ जाता है तो रुक जाता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो लैंग्वेज है ना, सांकेतिक भाषा है, यातायात का वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज तो कई प्रकार का हो सकता है। कौवे बोल रहे हैं, वही तो लैंग्वेज, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो भाषा समझ गए, भाषा का मतलब क्या हुआ, अभिव्यक्ति का माध्यम। लेकिन इसी से काम नहीं चल जाएगा, शिल्प में और भी बातें, जैसे प्रतीक, जैसे बिंब, जैसे अलंकार, जैसे शब्द। कौन से हम शब्द लें, नहीं। क्लियर हुआ। एक बार फिर से इसको चेंज करके, अब यहां तक कोई मन में सवाल है। देखिए, अब कोई कहानी आपको पढ़ना है, कोई कविता पढ़नी है ना, कोई नाटक पढ़ना है, कुछ भी आपको पढ़ना है, कोई साहित्य की ये सब विधाएं,
अब इसको पढ़ने का दो तरीका है। एक तरीका है संवेदना, संवेदना पक्ष की जानकारी, और दूसरा है शिल्प पक्ष की जानकारी। और अभी आपने जाना कि शिल्प का पहला घटक क्या है? भाषा। जैसे हम लोगों का शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, आप कहते हैं ना क्षितिजल पावक गगन से मेरा, तो शिल्प भी कई चीजों से मिलकर बना है। शिल्प कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे भाषा, और भाषा किससे बनी होगी? शब्दों से। शब्दों से नहीं, शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम है वही तो भाषा है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ जो वर्ड्स हैं, अगर लॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो भाषा क्या हो जाएगी? समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो शब्द, अब शब्द क्या होंगे? तो आप जानते हैं कि शब्द मुख्यतः तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये तो मुख्य रूप से हैं ही। नहीं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर कोई व्यक्ति इसका ज्यादा प्रयोग कर रहा है, अगर इसका हम ज्यादा प्रयोग करें, तब हम कहते हैं जी तो लोक भाषा में बोल रहे हैं। नहीं है कि नहीं? अगर हम अपनी बात देशज अंदाज में कह रहे हैं तो लोग क्या कहेगा कि व्यक्ति क्या बोल रहा है? लोक भाषा। तो आप देखिए कबीर इसी का प्रयोग करते हैं। कबीर इसी का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं जी कबीर किस भाषा में बात कर रहे हैं? लोक भाषा में बात कर रहे हैं। तुलसी जब रामचरितमानस लिखेंगे तो तत्सम का भी प्रयोग ज्यादा करने शुरू करें। नहीं, तुलसी का जब रामचरितमानस आपके कोर्स में सुंदरकांड, तो उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। तो हम कहेंगे कि भाई तुलसी की हिंदी कैसी है, तुलसी की भाषा कैसी है? तत्समी अवधि है। अवधि तो लोक भाषा है, लेकिन तुलसी ने उसमें क्या जोड़ दिया? तत्सम शब्द ज्यादा जोड़ दिया। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् मतलब संस्कृत, सम मतलब समान। जो संस्कृत के समान शब्द हो या संस्कृत से ले लिए गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्लियर है? तो तुलसी ने संस्कृत के शब्द ज्यादा ले लिए। एक कालखंड है हिंदी का छायावाद, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, तो जयशंकर प्रसाद भी क्या ले लेंगे? प्रसाद, ये भी तत्सम शब्द अधिक ले लेंगे। लेकिन कबीर लोक जीवन के शब्द ज्यादा लेंगे। अगर जायसी को पढ़ना हो तो लोक अवधि, अगर हम कहें कि जी जायसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लोक अवधि। और तुलसी कैसी? तत्समी अवधि। लोक अवधि का मतलब क्या हुआ कि वो देशज ज्यादा बोलेंगे। देशज मतलब बोलियों वाला। और विदेशज का मतलब क्या हुआ कि हम बाहरी, जैसे अगर हम फारसी लें, जैसे हम अंग्रेजी लें, जैसे तुर्की लें, ये सब भी शब्द तो ले सकते हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे कि विदेशज शब्द है। क्लियर हुआ? तो शिल्प का दो घटक आपने पढ़ा, भाषा और शब्द। तीसरा बिंब। तीसरा क्या है? बिंब। ये भी शिल्प का ही हिस्सा है। जैसे हमने कहा ना कि आदमी 5 चीजों से मिलकर बना है, तो शिल्प भी 5 चीजों से, 5 से ज्यादा चीजों से मिलकर बना है, जिसमें भाषा है, शब्द है। अब तीसरा हमने क्या लिया? बिंब। बिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। बिंब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। इमेज मतलब कोई एक विजुअल चित्र आ जाए, जैसे कोई बात ऐसा बोलता हो और आपके मन में चित्र उपस्थित हो जाता हो, फिगर उपस्थित हो जाता हो, समझ गए? तो उसी को क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। जैसे हम कहें कोयल बहुत मीठी, अब कोयल का चेहरा आपका, कोयल का रूप आपके मन में क्या हुआ? जैसे हम कहें कि बड़ी पोथी जैसी किताब है, तो आप कहेंगे ये तो पोथी नहीं होगी। पोथी कहते ही आपको लगे तो मोटी कोई किताब होगी, आपके मन में क्या हुआ? एक चित्र बना, है ना? जैसे हमने कहा कि फूल हंसे, है ना, या कहें भौरे का गुंजार, या ये कहें कि हाथी चिघार रहा है, तो आपके सामने क्या हुआ? हाथी का एक फोटो आया। जैसे नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अब चूल्हा अगर आपने देखा होगा
तो आपके मन में एक इमेज आया चूल्हे का। तो जो बिंब का मतलब क्या हुआ कि भाषा ने एक चित्र बना दिया, एक इमेज बना दिया। इसी को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। ठीक है। और ये जो चित्र है, ये जो इमेज है, हम आंखों से भी समझ सकते हैं, कान से भी समझ सकते हैं, जीभ से भी समझ सकते हैं, है ना? जीभ से भी समझ सकते हैं। भाषा को हम स्वाद भी लेते हैं, भाषा का हम जीभों से भी स्वाद लेते हैं। जैसे हमने कहा तुमने इतना गंदा बोला, जैसे एकदम कड़वा ककड़ी खा लिया। जैसे सूरदास लिख रहे हैं कि सुनता ही जोग लगत ऐसे मानो करुई ककड़ी। जैसे हमने क्या खा लिया? कड़वा ककड़ी खा लिया, तो जीभ ने महसूस किया। तो भाषा को हमने अलग अलग तरीकों से महसूस किया, एक चित्र बना, उसको हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक उसी तरह से शिल्प का एक हिस्सा मुहावरा भी है कि कौन सा हम मुहावरा प्रयोग करते हैं, कौन सी लोकोक्ति प्रयोग करते हैं, कौन सी मुहावरा, कौन सी लोकोक्तियां प्रयोग करते हैं। शिल्प का एक घटक प्रतीक भी है। प्रतीक, ये सब शिल्प सब मिल करके क्या कहे जाते हैं? शिल्प कहे जाते हैं। सब मिल करके शिल्प कहा जाता है। और सबका शिल्प अलग अलग होता है। नहीं, प्रतीक का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल मीनिंग, समानांतर अर्थ, समानांतर अर्थों की योजना को प्रतीक कहते हैं। जैसे कोई कहे कि राम दशरथ के पुत्र हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन राम सत्य के भी प्रतीक है, धर्म के भी प्रतीक है, मर्यादा के भी प्रतीक। अब ये सब पैरेलल मीनिंग है राम का। राम का क्या है? ये पैरेलल मीनिंग। ठीक है। तो जब किसी वाक्य का, किसी शब्द का, किसी कैरेक्टर का, किसी घटना का पैरेलल मीनिंग कई सारे हों, तब उसको हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। प्रतीक का मतलब क्या हुआ? पैरेलल डिफरेंट मीनिंग, समानांतर जो विशेष अर्थ है, उसी को क्या कहेंगे? और बड़ा रचनाकार वो होता है जिसके प्रतीक अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहें कि कबीर का नाम सुना है, कोई कविता सुनाइए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, सुना होगा, पंडित भयानक होए। पोथी कहते हुए एक मोटी किताब का दृश्य आ गया, ये बिंब हो गया। ठीक है। और पोथी कहते हुए हम लोग समझेंगे कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी का एक मीनिंग आया, और मीनिंग कई, जैसे फ्यूडल समाज का मीनिंग आ गया। ठीक है। तब वो पोथी क्या हुआ? सामंती व्यवस्था का प्रतीक हो गया। यानी रचनाकार अपनी बात कई तरीके से कहना चाहते। और रचनाकार क्या, आप भी कहते हैं प्रतीकों में? नहीं, आप भी कह सकते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री जी तो रोज ही प्रतीकों में बात करते हैं। तो ये लोग प्रतीकों में बात करते हैं। तो समझ गए शिल्प का मतलब क्या हुआ? यानी शिल्प को परिभाषित करने के लिए कहें कि भाई जो आउटर सरफेस है, आउटर जो रूप रंग है, इसी को क्या कहते हैं? शिल्प कहते हैं। बाहरी जो रूप विन्यास है उसी को शिल्प कहते हैं, है ना? मुहावरा और लोकोक्ति नहीं रह भी सकता है, क्योंकि हम, हमारी भाषा हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब मान ले प्रेमचंद को लिखना हो तो मुहावरा आएंगे, रेणु को लिखना हो तो मुहावरा आएगा। हाँ, प्रतीक आ सकते हैं, है ना? तो शिल्प का मतलब क्या हुआ? जैसे कहा जाए कि गांधी जी का एक अपना शिल्प है, जो दिखाई देता है वो शिल्प। गांधी जी को नाम आते ही तो कैसा उनका चेहरा नजर आता है? नहीं, नोट वाले में नहीं, गांधी एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में कैसा लगता है कि वो 150 किलो के होंगे। कितना वजन होगा गांधी जी का, बताइए? गांधी जी का हम कहें कि जी शिल्प बताइए, तो आप क्या कहेंगे? वजन कितना होगा? ये अप्रोक्स 50, 60 मैक्सिमम, यही होगा। धोती, वो भी आधी, ऊपर कुछ भी नहीं। एक घड़ी, नहीं अभी बता रहे हैं, हम गांधी को देख रहे हैं। अभी अभी जो क्या कहे वो अभी नहीं जान रहे हैं। गांधी को देखते हुए क्या क्या महसूस होता है कि एक लाठी, एक 50-60 किलो का व्यक्ति, है ना?
एक एवरेज हाइट का व्यक्ति या थोड़ा सा ज्यादा, 5 फीट 5 इंच 6 इंच, नहीं, और ऊपर का खुला बदन, एक घड़ी चश्मा, बहुत तेज कदमों से चलता हुआ, नहीं, यही गांधी है। अब हम गांधी, गांधी के मन में जो चल रहा है वो संवेदना है। असहयोग क्यों किया, ये भी संवेदना पक्ष, यानी गांधी का जो थॉट प्रोसेस है उसको संवेदना कहते हैं, और गांधी जो दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, शिल्प कहते हैं। समझ में आ गया? यानी शिल्प का मतलब आउटर सरफेस, बाहरी रूप। जैसे अगर इनका कहा जाए शिल्प, क्या नाम है आपका, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी का शिल्प, तो इन्होंने एक टोपी अभी पहना हुआ है, हल्की सी दाढ़ी है, जैकेट पहना हुआ है, ये सब शिल्प है इनका। लेकिन इनके मन में चल रहा होगा कि सर हमको धर्मेंद्र को ही क्यों चुने, नहीं, ये संवेदना। समझ में आया? यानी जो विचार है, जो कहना चाहते हैं या जो कह रहे हैं, ये संवेदना। लेकिन कैसे कह रहे हैं, है ना, किस भाषा में कह रहे हैं, उसका आउटर सरफेस क्या है, ये सब शिल्प। क्लियर हुआ? और भी सरलता के लिए समझने के लिए कहें कि भाई अगर शादी में आप लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, तो लड़की का क्या देख के आते हैं, शिल्प। घर में आके बताते हैं अच्छा लड़की ऐसे इतनी हाइट है, ऐसी सुंदर है ना, ये सब बताया। संवेदना कब समझ में आता है, जब लड़की शादी होके घर आती है, नहीं, संवेदना क्या हुआ बाद में पता चलता है, शिल्प तो पहले ही पता चल जाता है। कोई भी चीज पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, प्रेमचंद को पढ़ेंगे, बड़े घर की बेटी पढ़े, तो पहला जो वर्ड है वहीं से शिल्प समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तब जाके संवेदना पता चलेगा, तब पूरी स्टोरी पता चलेगी। लेकिन प्रेमचंद ने कौन से वर्ड लिए, कौन सी मुहावरा लिया, कौन सी भाषा ली, कौन सा कैरेक्टर लिया, कौन सी घटनाएं की, ये सब शिल्प का है। शैली का भी, नहीं, कोई हो सकता है व्यंग से बोले, कोई हो सकता है विरोध में बोले, कोई हो सकता है चीख के बोले, ये सब शिल्प। कोई हो सकता है प्रेम से बोले, नहीं, कोई हो सकता है बोल करके मुस्कुराए, ये सब शिल्प है। क्लियर हुआ? लेकिन जो विचार वो बोल रहा है या जो बोलना चाहता है, ये सब संवेदना। कोई मन में सवाल नहीं है? किसी भी रचना को पढ़ने के लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, संवेदना पर भी और शिल्प पर भी। यानी किसी कविता, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कविता या जो गद्य है, ये दोनों को पढ़ने के लिए आपको जरूरत है संवेदना की, और दूसरा शिल्प। शिल्प के भी कई सारे घटक हैं, कई सारे रूप हैं। संवेदना के भी दो रूप हैं। शिल्प के कई सारे रूप हैं, जैसे हमने कहा कि जी भाषा है, शब्द है, बिंब है, प्रतीक है, अलंकार है, शैली है, मुहावरा है, कई सारे। ठीक, ये सब शिल्प की पार्ट, सब मिल के शिल्प कहा जाता है। यानी कहें कि ये सब रूप विन्यास, या कहें कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, तो ये सब क्या हुआ, शिल्प का। क्लियर है? संवेदना का भी दो रूप, एक तो क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं। क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं, ये संवेदना करो। जो कहते हैं वही कहना चाहते हो ऐसा नहीं। ठीक है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कबीर हमारे बड़े रचनाकार हैं, तो जो वो कहते हैं, अगर पाठक केवल इतना ही समझ रहा है, इसका मतलब अच्छा पाठक नहीं है वो। पाठक को ये जानना पड़ेगा, अंक इसी पर मिलते हैं। जिस विद्यार्थी को आप सोचते हैं कि अधिक अंक मिले, 300 प्लस अंक प्राप्त किया 500 में, इसका मतलब है कि ये और ये वो जानता है। जो केवल ये जानता है उसको अंक आता है 220, 200, खूब लिखने के बाद। आगे बात समझ में? तो हिंदी में अच्छे अंक कब आएंगे? बहुत सरल फंडा है, सरल फॉर्मूला है। हाँ, इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन, ये लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना। और इसको कहते हैं रीड द लाइन।
रीड द लाइन्स, यानी आपको क्या जानना है, रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना। जैसे आपके घर पर पापा ने बोला कि भाई तुम 2 साल से बाहर रह रहे हो, अब अगले साल तुम्हारी क्या कर देंगे, अब शादी कर देंगे, है ना, या तुम घर आ जाओ, आगे से पैसा नहीं भेजेंगे। तो कहना ये चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट दो, नहीं ये थोड़े कह रहे हैं कि पैसा पैसा नहीं भेजेंगे तब भी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, भेजते हैं। यानी आपको जानना पड़ेगा कि रीड बिटवीन द लाइंस क्या, उनके मन में क्या चल रहा है। क्लियर हुआ। जो व्यक्ति कहता है उसका प्रभाव अलग पड़ता है, तो जो प्रभाव पड़ा, जो उद्देश्य है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये उद्देश्य है। प्रेमचंद कुछ लिखेंगे तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। बड़े घर की बेटी लिखा तो कुछ एम तो होगा, वो चाहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली बनी रहे, लेकिन वो लिखते तो कहीं नहीं, नीचे तो लिख नहीं देते कि जी हमारा उद्देश्य है कि ज्वाइंट फैमिली क्या हो, ऐसा तो नहीं लिखा होता। ये आपको समझना है, और जिस दिन आप ये समझ गए तो आपके अंक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और यही लिखना है। एग्जाम में लोग क्या देखते हैं, कोई व्याख्या करेंगे, कोई उत्तर लिखेंगे, तो यही लिखेंगे। जो विद्यार्थी केवल ये कहता रहता है उसको मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर हुआ। तो आप समझ गए, संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने वाले जो माध्यम है उसी को आप क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। स्पष्ट हुआ। कोई और मन में सवाल। हम लोग पढ़ रहे थे महाभोज, और पाठ्यक्रम की भी चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाठ्यक्रम देख लीजिए। जो द्वितीय पत्र है आपका, और जो प्रथम पत्र है, प्रथम पत्र के 2 खंड हैं, भाषा और साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास के 2 भाग हैं, कविता का इतिहास और दूसरा गद्य का इतिहास। क्यों दोही का, क्यों दोही का इतिहास, क्योंकि दो ही संतान, जैसे कि एक घर में 2 ही संतान, तो हिंदी के घर में कितने संतान हैं, 2। हिंदी के घर में 2 ही संतानों ने जन्म लिया, एक को कहते हैं कविता और दूसरे को क्या कहते हैं, गद्य। और गद्य के भी फिर कई संतान जन्म लिए, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, है ना, ये सब। कविता का जन्म हुआ लगभग 1000 ईस्वी में, और आज 2024 में हम। कविता का जन्म लगभग कब हुआ, 1000 ईस्वी में। यानी कविता का एज, कविता अपना बर्थडे मनाए तो कितने साल की है, अप्रोक्स 1000 ईयर्स। अगर कविता अपना बर्थडे मनाए 1000 साल हो गया, ठीक है। हिंदी साहित्य जो है तो वो तो मॉडर्न हिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, तो उसी साथ में साथ चल रही होगी। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री तो आप 1757 से पढ़ते हैं, पलासी से, लेकिन ये तो 1000 ईस्वी से है। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत 1206 में स्थापना हुआ, नहीं तो उसके पहले भी है ना। तराइन का युद्ध 1191-92। क्लियर हुआ। देखो प्रेम की मंजूषा में जितने लिखते हैं टेंशन की स्त्रियों के लिए कुछ लिखते हैं या दर्द हुआ कीजिए, तो उसमें अगर लिखते हैं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कीजिए तो कुछ। हाँ चले, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आप इतिहास की कई सारी बातों को, इनफैक्ट 90% बातों को लिख सकते हैं हिंदी में, है ना, क्योंकि इतिहास और हिंदी पैरेलल चल रही है। क्लियर हुआ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अप्रोक्स कविता के एज कितना हो गया, 1000, और गद्य का जो एज है वो 1850 के लगभग, इसका जन्म। और आज 2024 में हम हैं, यानी लगभग 170-80 साल। यानी गद्य अपना बर्थडे मनाए तो कितने साल का है, 170 साल। ठीक है। यानी हिंदी के घर में 2 संतान का जन्म हुआ, पहला संतान जो है कविता, उसका जन्म काफी पहले हुआ, और दूसरे संतान का जन्म काफी बाद में हुआ। तो गद्य की उम्र कितनी हो गई, 170 साल है मात्र, और कविता की उम्र कितनी हो गई, 1000 साल। तो 1000 साल, और इसमें जो जन्म लिया उसका पहला कालखंड है, उसका नाम क्या है, आदिकाल। काल मतलब समय, आदि मतलब प्रारंभ। तो हम कविता को कहाँ से पढ़ते हैं, आपका पाठ्यक्रम कहाँ से शुरू होता है, आदिकाल और आज तक। ठीक है। तो कविता का स्टार्टिंग बिंदु क्या है, आदिकाल। क्यों आदिकाल,
क्योंकि वहीं से कविता का जन्म ही हो रहा है लगभग 1000 ईस्वी। और गद्य का जन्म कब हो रहा है? लगभग 1857, 1857। अगर थोड़ा पत्रकारिता को भी शामिल कर लेंगे तो राजा राम मोहन राय से 1828 से। तो हिंदी गद्य का प्रारंभ कब से है? बहुत प्रारंभ करेंगे, थोड़ा और पहले जाएंगे तो 1828 से, जब पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इन दोनों का इतिहास पढ़ना है कहां पर? फर्स्ट पेपर में। ठीक है, लेकिन हिंदी कविताओं को कहां पढ़ना है? सेकंड पेपर में। और 12 कवि पढ़ने हैं। कविता का डेवलपमेंट यहां पढ़ना है, कवियों को कहां पढ़ना है? सेकंड पेपर में। ठीक है, 12 कवि का मतलब है कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, गुप्त, गुप्त मतलब मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, ये मुक्तिबोध, नागार्जुन। याद हो गया? 12 कवि हो गए। हाँ, इनका इनका जो इतिहास है कहाँ पढ़ना है? कविता का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, यानी कह सकते हैं ये थ्योरी है, ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल। जैसे हर चीज में होता है ना, कुछ थ्योरी होता है, कुछ प्रैक्टिकल होता है। इंजीनियरिंग करेंगे तब भी होगा, मेडिकल करेंगे तब भी होगा, साइंस पढ़ेंगे तब भी होगा। तो हिंदी की थ्योरी क्या है? फर्स्ट पेपर। प्रैक्टिकल क्या है? सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में यहाँ कविता का डेवलपमेंट, यानी हम लोग ये वाला हिस्सा और ये 12 कवियों को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आदिकाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल। तो यहाँ पर जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसी के साथ ये 4 कवियों को भी पढ़ेंगे, ये भक्ति काल के 4 कवि। नहीं तो ज्यादा समझ में आएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इसी के साथ जो गद्य खंड है, यानी जो सेकंड पेपर है, जो द्वितीय पत्र है, द्वितीय पत्र में आपने जाना कि 12 कवि पढ़ने हैं और 4 उपन्यास पढ़ने, 2 कहानी संग्रह पढ़ना है, 3 नाटक पढ़ना है और 2 निबंध संग्रह पढ़ना है। इतना ही सिलेबस। 4 उपन्यास कौन कौन पढ़ना है? गोदान, मैला आंचल, दिव्य, महाभोज। कहानी कौन पढ़ना है? प्रेमचंद और एक दुनिया समानांतर। नाटक 3 कौन पढ़ना है? भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। और 2 निबंध कौन सा पढ़ना है? चिंतामणि और निबंध नीले। इतना ही सिलेबस है। कितना छोटा सिलेबस है, लोग कहते हैं लेंदी है। कहाँ याद करना? क्या? कोड तो अपने आप याद हो जाता है, कविता कहाँ याद कर? जैसे दुनिया समानांतर में जो लेखिका है वो लोग को 12 कवि में नहीं रख सकते हैं। नहीं, ये तो कविता है ना, वो गद्य है, ये तो गद्य है ना, और ये कविता है। दोनों दो चीज, गद्य का इतिहास है, कविता का इतिहास है। ठीक है, और कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, पूछिए। यानी प्रेमचंद की दोनों रचनाएं कौन कौन? कहानी और कहानी से शुरू करेंगे, प्रेम मंजूषा ये वाला, और फिर इसके बाद क्या पढ़ें? निबंध निलय, निबंध निलय, निबंध निलय।
तो ये सब किताबें आपको खरीदनी, जैसे ये है किताब निबंध निलय, है ना, ये खरीदना है, ठीक है। प्रेम, तो कैसे का सफर नहीं होता। हाँ इससे है, बिल्कुल सब ऐसे, ठीक है। और प्रेम मंजूषा कल से ये पढ़ेंगे, और ऐसे ही सब किताबें अलग अलग, ठीक है। सिलेबस समझ गए? सिलेबस क्या है? 12 कवि, 4 उपन्यास, 3 नाटक, 2 कहानी संग्रह और 2 निबंध संग्रह, ठीक है। और ध्यान क्या देना है? रीड द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइन, और जो स्ट्रक्चर है उसका शिल्प, और इसी पर आधारित सवाल होंगे। और ये जान लेना है कि भाई कोई भी रचनाकार जब लिखता है तो अपने समय के प्रॉब्लम को ही एड्रेस करता है। जैसे आपको अगर कुछ लिखना होगा तो इस समय का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसी पर लिखेंगे। कबीर भी कुछ कह रहे थे तो अपने समय के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो अपने समय के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे। यानी रचनाकार या कोई भी व्यक्ति जो महान व्यक्ति होता है, गांधी जी जब कुछ बोल रहे थे तो अपने समय के प्रॉब्लम को देख करके बोल रहे थे। नहीं, ये थोड़ी सोच रहे थे कि कोई 2024 में सिविल सेवा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हमको पढ़ेगा। ये तो नहीं, जब असहयोग, चंपारण, सविनय अवज्ञा की बात कर रहे थे तो उस समय नेशन के सामने जो प्रॉब्लम था उसी का बेस्ट सॉल्यूशन दे रहे थे वो, ठीक है। तो यही सोचना है कि जितनी रचनाएं हैं, चाहे वो प्रेमचंद की प्रेम मंजूषा हो, या एक दुनिया समानांतर हो, या कबीर हो, या तुलसी हो, या जैसी हो, निराला हो, सब अपने अपने समय की समस्याओं को उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। और ये जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है इतना रेलिवेंट होता है, इसलिए हम आज उनको पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं जी यही कोर्स में क्यों लगे, पूछना चाह रहे थे कि भाई अब तो जो हो गया, प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। नहीं, लेकिन कई प्रॉब्लम खत्म नहीं होते, वो प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कहें कि भाई जब कोई दिक्कत आए तो दिल से सोचे कि दिमाग से, बताइए। अब ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम जयशंकर प्रसाद के पास भी था, ये प्रॉब्लम आपके पास भी है, और आपके आने के 100 साल के बाद भी रहेगा। तो जो बड़े रचनाकार होते हैं वो शाश्वत चलने वाले प्रॉब्लम का भी आंसर देते हैं। तो जब हम कामायनी पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भाई जब दुविधा में हो तो हमको किस पर ध्यान देना चाहिए, भावना पर या बौद्धिकता पर, दिल पर या दिमाग पर, या दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो कुछ चीजें, जैसे प्रेमचंद जब बड़े घर की बेटी लिखेंगे तो उनके सामने जो प्रॉब्लम था कि ज्वाइंट फैमिली बनी रहे कि नहीं, और ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट रही है, उसके पीछे कॉज क्या है। अब ये जो कॉज बताया, या जो डिफरेंट ओपिनियन बताया, या जो साइकोलॉजी बताई, ये आज भी कंटिन्यू कर रहा है। आज भी ज्वाइंट फैमिली नहीं। जब ईदगाह पर बात कर रहे थे तो एजुकेशनल प्रॉब्लम क्या है, गरीबी क्या है, और कैसे एक बच्चा छोटा जो है वो चिमटा लेता है दादी के लिए, ये जो इमोशनल बातें हैं, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति की भावनाओं को देखने का जो नजरिया है वो आज भी है। तो इसलिए वो लोग क्यों हैं कोर्स में। यानी जो प्रॉब्लम होता है अपने समय का तो होता ही है, वो साथ साथ वो प्रॉब्लम इतना मानवीय होता है, इतना सामाजिक होता है कि वो आगे भी कंटिन्यू करता है, और उसको पढ़ने से ह्यूमन वैल्यूज बढ़ते हैं। इसलिए ये सब कोर्स में लगे हुए। समझ में आ गया?